हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं सीए श्रद्धा शर्मा और आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के क्या मेथड्स होते हैं और कैसे बनाया जाता है। हम उसके प्रैक्टिकल अप्रोच को समझेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कह दो, देखो मैं फिर से कह दूं, आज तक इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बस डेफिनेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। राइट, मैं अगेन एक बार बता दूं, आप में से कोई अगर मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहता है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पे अगर आप अपने थ्योरेटिकल आंसर्स के आंसर्स लिख के देना चाहते हैं तो आप वहां दे सकते हैं, जिसको मैं रिव्यू कर दूंगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है ये तो आप सभी को समझ में आ चुका है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो हमें कैश का फ्लो बताता है उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के ना दो मेथड हैं। गिव मी अ सेकंड, मैं अपना टैबलेट कनेक्ट करना भूल गई हूँ। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। देखो, अपने आप में ही ना नाम बहुत कुछ बता देता है। अगर आप नॉमेनक्लेचर को समझना चालू करेंगे तो आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। राइट, तो अगर नाम के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्ट मेथड जो है ना, डायरेक्ट मेथड वो अपने आप में बताता है कि भाई मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। डायरेक्ट मतलब आई एम वेरी डायरेक्ट पर्सन, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, जैसा हूँ वैसा बोलता हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ठीक है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और इसको जाने का मैं सीधा रास्ता आपको बता दूं, भाई ये सीधा रास्ता है। ठीक है, तो आप बहुत आराम से पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच जाओगे। इसको अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट वे, है ना। डायरेक्ट वे, डायरेक्ट रास्ता, भैया हमें पता है कैसे जाता है। इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का भी एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें आपको सब कुछ पता होता है। कि आपको पता होता है कि आपके पास कैश कितना आया, ठीक है, कैश कितना कैश आया ये आपको पता होता है, ठीक है, कितना आया। और आपको ये भी पता होता है कि कैश कितना गया। मैं ये दोनों चीजें अगर आपको सीधा सीधा दे दूं तो आप बड़े आराम से कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना लोगे। भाई आपको पता है 10 लाख आया मेरे बिजनेस में और मेरे बिजनेस से 8 लाख रुपए चले गए, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास 2 लाख रुपए बचा। पता है ना, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, अब जाना आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी ही है, ठीक है ना, जाना आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में आपको रास्ता पता नहीं है। मैंने आपको 50 लैंडमार्क्स बता दिए कि भाई पहले यहाँ से ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, ये वो ऐसे घूम फिर के यूं 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 करके घुर के आप हाँ पहुंच गए पॉइंट बी पे। बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते लेके, डायरेक्ट मेथड है ना, रास्ते लेके आप पहुंच गए, आप पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ पे घूमना पड़ता है ना, बहुत घूमना पड़ता है ना, तब जाके आप पहुंच पाते। वैसे ही हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है। राइट, मेथड से आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, आपको पता है कि हमारे पास ना 3 तरह के कैश फ्लो होते हैं, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। राइट, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ना हमेशा डायरेक्ट मेथड लगता है, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि आप इनडायरेक्ट मेथड लगाओ, हमेशा डायरेक्ट मेथड ही लगता है। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके पास क्लासिफिकेशन होता है डायरेक्ट मेथड का और इनडायरेक्ट मेथड का, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड का और इनडायरेक्ट मेथड का। आओ पहले हम एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं कि भाई क्या होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो, इन दिस स्टेटमेंट, इन दिस मेथड स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग यानी घटाना, है ना, घटाना, सम ऑफ, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, घटा कर प्रिपेयर, किसको, ग्रॉस पेमेंट फॉर परचेज, आपने सामान खरीदा उसके लिए आपने कुछ परचेजेस करी, है ना, आपने कुछ परचेजेस करी उसके लिए आपने पैसा दिया, ठीक है, उसके लिए आपने जो पेमेंट करी, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट की या आपने कोई अदर एक्सपेंसेस पे किए, ठीक है,
इन सबके सम को हम घटा देते हैं, लेकिन हम इसमें क्या इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम। किसमें से घटा देते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ कैश सेल, आपको कैश से कितना प्रॉफिट कैश मिला है ना, ट्रेड रिसीवेबल से कितना मिला, या किसी अदर ऑपरेटिंग इनफ्लो से आपको क्या कैश मिला। इतने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी कैश आपको रिसीव हुआ उसमें से आप अपने ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते हो। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो में से, मतलब बहुत सिंपल मेथड, अगर मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज बताऊं तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हमें ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो दिया होता है कि आपको पहले ही दिया होता है कि ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज ये हैं, उसमें से आप माइनस कर देते हो ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो, ठीक है ना, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो को आप माइनस कर देते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया रहेगा, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चीज दी है वो ऑपरेटिंग है या नहीं है, ये ऑपरेटिंग इनकम है या नहीं है। तो चलो हम इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये उसका एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये परफॉर्मा टाइप का एक दिया हुआ है कि आपको स्टेटमेंट बनाना है अगर डायरेक्ट मेथड से, तो कैसे बनाओगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से, कैश रिसीव जो आपको हुआ सेल ऑफ गुड्स से, यानी कैश सेल जो आपको हुआ, डेटर से आपको जो सर्विस पैसे मिले, ठीक है, रिसीव हो गए, या आपने सेल ऑफ सर्विस से, हो सकता है कि आप गुड्स भी बेच रहे हो साथ ही साथ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप दोनों तरह के बिजनेस में हो, ठीक है। तो इन दोनों चीजों से आपको जो भी कैश रिसीव हुआ तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको ऐड कर देते हो, राइट। इसके अलावा आप लेस कर देते हो। लेस क्या करते हो, आपने कोई पेमेंट करी कैश परचेज के लिए, आप उसको माइनस कर दोगे। आपने ट्रेड पेबल्स के लिए कोई पैसे दे दिए, ट्रेड पेबल्स कुछ नहीं है, ट्रेड पेबल्स आपके क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं। अगर आपने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट किया, ठीक है, आपने कोई और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किया, आप उसको माइनस कर दोगे। आपने वेजेस और सैलरी दी, आप उसको माइनस करोगे। आपने इनकम टैक्स पे किया, आप उसको माइनस करोगे। तो जो भी चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, आप उनको माइनस कर दोगे, और इसमें आपको सारी चीजें डायरेक्ट दी होती हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, कैश इनफ्लो मिल जाता है, किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको कैश इनफ्लोज मिल जाते हैं। अब जिसको नहीं समझ में आया होगा वो अब समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देती हूं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था। देखो अभी मिस्टर ए हैं हमारे, कौन है, ये मिस्टर ए हैं, ठीक है। मिस्टर ए का बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते हैं। किसका बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है। अब ये ना दो तरह के काम करते हैं, क्या करते हैं, दो तरह का काम क्या क्या करते हैं, देखो दो तरह का काम ये करते हैं। एक तो ये सेल करते हैं आइटम्स, है ना, सेल करते हैं आइटम। कैसे आइटम, मान लो ये फ्रिज बेचते हैं, ये गीजर बेचते हैं, या वॉशिंग मशीन बेचते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो सेल करते हैं। दूसरा इनकी रिपेयरिंग का काम भी करते हैं, मान लो कभी कोई मशीन खराब हो जाए तो रिपेयर का काम करते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दोनों तरीके का काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, ये दोनों तरीके का काम कर रहे हैं। अब ये क्या है, जब ये दोनों तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कुछ आइटम ऐसे हैं, इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर ने बहुत सारी चीजों से इनको कैश मिला, ठीक है। अब मैं आपको उस ट्रांजेक्शन दे रही हूँ, ये समझ में आ गया, ये इनका बिजनेस है। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, देखो इनने कैश सेल करी, ठीक है, कैश सेल करी आइटम की, ठीक है ना, मान लो कैश सेल जो आइटम की करी, साल भर में इनने 10 लाख के आइटम बेच दिए, ठीक है, कम ही बता रही हूँ, 10 लाख के आइटम इन्होंने साल भर में बेच दिए। साथ में डेटर से इन्हें पैसा रिसीव हुआ, डेटर से जो इन्होंने रिसीव किया, अब डेटर से जो रिसीव करा है उन्होंने, मान लो वो डेटर से भी इन्होंने रिसीव किया, 5 लाख रुपए इन्होंने डेटर से रिसीव किया। अब डेटर्स क्या होते हैं, ऑल्दो मुझे लगता है आप सबको पता होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ। डेटर्स क्या होते हैं, मैं एक सेलर हूँ, जैसे कि ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचती हूँ, मेरे को छोड़ो, मिस्टर ए एक सेलर है ना, ये सामान बेचते हैं। अब मिस्टर ए ने मान लो मिस्टर बी को
सेल किया था, मिस्टर बी को सेल किया था। क्या सेल किया था? मान लो एक गीजर बेचा था। अभी जो गीजर बेचा था, इस गीजर की कॉस्ट थी 20,000 रुपीज। तो मिस्टर बी ने क्या बोला कि मैं आपको पेमेंट क्या करूंगा, 15 दिन बाद करूंगा। कितने दिन बाद करूंगा? 15 दिन बाद। मिस्टर ए ने कहा ठीक है, आप मुझे 15 दिन बाद कर। तो मिस्टर बी, जिससे कि मिस्टर ए को पैसा लेना है ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसा लेना है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको सेल करी। तो मिस्टर ए बी क्या बन जाते हैं? डेटर बन जाते हैं मिस्टर ए के, राइट। मिस्टर बी मिस्टर ए के क्या बन जाते हैं? डेटर बन जाते हैं, क्योंकि मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसा लेना है। किसके लिए? क्योंकि इन्होंने सेल करी। तो मान लो डेटर से इन्होंने रिसीव कर लिए 5 लाख रुपए, ठीक है। अब भाई तो रिपेयर की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ठीक है, कैश इनको मिला सर्विस की, जो इन्होंने प्रोवाइड करी रिपेयर सर्विसेज, मान लो उससे भी इन्होंने अच्छा खासा कैश कमा लिया, 6 लाख रुपए का, ठीक, क्लियर। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या क्या किया है, देखो, इसके साथ इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव हुआ इनको ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। बिजनेस इनका बहुत अच्छा चल रहा था, इनको बढ़िया बिजनेस से कैसे आ रहा था, तो ये क्या करते थे, बीच बीच में ना एफडी वगैरह करा देते थे, जिसकी वजह से 20,000 रुपए तो इनको इंटरेस्ट रिसीव हो गया। कुछ पैसों के इन्होंने डिविडेंड खरीद रखे थे, तो डिविडेंड से भी इनको अच्छा खासा पैसा, मान लो 10,000 रुपए डिविडेंड से मिल गया, राइट। साथ ही साथ थोड़े से सट्टे अट्टे के शौकीन थे, तो घोड़ों पे पैसा लगाते थे। तो रेस हॉर्स से जो इनकी विनिंग हुई ना, उस रेस हॉर्स विनिंग में मान लो ये 1 लाख रुपए रेस हॉर्स विनिंग में जीत गए, ठीक, ये वहां जीत गए। अब आगे देखो, आगे क्या हुआ। अब ये अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको मिला ही मिला है। अब मैं इनके एक्सपेंसेस की बात करती हूँ। तो एक्सपेंसेस देखो इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। एक्सपेंसेस, अब भाई बिजनेस कर रहे थे तो सैलरी देनी थी, है ना, सैलरी थी, वेजेस थी, ये इनको देनी थी। तो इन्होंने साल भर में सैलरी और वेजेस 2 लाख रुपए के दे दिए, ठीक है। शोरूम खोल रखा था, तो उसका रेंट ऑब्लिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो खर्चा था साल भर का, वो इनको 3 लाख रुपए का हो गया, राइट। अब कुछ असेट भी थी बिजनेस में, भाई शोरूम है तो सोफा वोफा लगा हुआ था, बढ़िया, लोग कस्टमर आके बैठे हैं, देखें, ठीक है। और भी इनके पास कुछ असेट्स रखे हुए थे, फर्नीचर रखे हुए थे। तो जो फर्नीचर पे इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन जो इन्होंने बिजनेस में लगा लिया, मान लो असेट पे साल भर में इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया 50,000, ठीक, डेप्रिसिएशन 50,000 का उस पर चार्ज कर दिया। और आपका इनको क्या हुआ, लॉस हो गया। एक सोफा बहुत पुराना हो गया था, तो उन्होंने कहा कि चलो उठा के बेच देते हैं। उन्होंने सोफा उठा के, लॉस ऑन असेट उठा के उन्होंने इस सोफे को बेच दिया, उस पर लॉस हो गया 5,000 रुपए का, ठीक है। और साथ ही साथ इनके कुछ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, ठीक है, कुछ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि मैं आपसे बात करूं बिजनेस में क्या ऑपरेटिंग, भाई शोरूम खोला हुआ है ना, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए शाम को चाय नाश्ता आता है, कोई आपके ग्राहक आ गया, कस्टमर आ गया, तो उनको आपने चाय नाश्ता पानी करा दिया, ठीक है। या और कोई एक्सपेंसेस छोटे मोटे इनके साल भर में, मान लो वो 75,000 के, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, राइट। अब साल भर में मैं कहती हूँ इन्होंने ना टैक्स पे कर दिया। कितना टैक्स पे कर दिया? मान लो इन्होंने साल भर में जो टैक्स पे किया, वो टैक्स पे किया साल भर का कितना ले, मान लो 70,000 का टैक्स पे कर दिया, ठीक है, 70,000 का टैक्स पे कर दिया। अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, क्या आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखा जाए तो आपको सारा का सारा डायरेक्टली दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, बस यही इंफॉर्मेशन और डायरेक्टली। अगर आप इसमें देखोगे ड्यूरिंग द ईयर की आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको ना इसमें सबसे बड़ी चीज है, आपको ये छांटना है कि कौन सी ऑपरेटिंग है और कौन सी नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, कौन सी ऑपरेटिंग है और कौन सी नॉन ऑपरेटिंग। तो हम चालू करते हैं। क्या दिया पहला? कैश सेल आइटम, मतलब भैया कैश सेल करी, यानी आइटम को क्या बेचा, कैश पे बेचा। यानी कि कोई आया गीजर दे दो 15,000, भैया गीजर ले जाओ 15,000 दे दो, ऐसे सेल से इन्होंने कितने रुपए लिए, 10 लाख। और ये इनका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी थी, तो यस इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर से इनको पैसा रिसीव हुआ। डेटर कौन होते हैं? जिसको हमने बिजनेस में आइटम सोल्ड आउट करे और उनसे हमें पैसा लेना है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इन्हें कैश रिसीव हुआ, अच्छी बात है। सर्विसेज प्रोवाइड करी, रिपेयरिंग सर्विसेज, भाई किसी की वॉशिंग मशीन बिगड़ गई, रिपेयर करा दी, किसी का गीजर में कोई प्रॉब्लम आया, उसको रिपेयर किया, तो इस तरह की रिपेयर सर्विसेज
ये भी इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि इनका बिजनेस ही क्या था, दो तरह का बिजनेस था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते भी थे और सर्विस भी प्रोवाइड करते थे। इनकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनको ये पैसा मिला है। अब बात आती है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड। भाई इंटरेस्ट रिसीव क्या है इनका मेन धंधा, क्या इनका मेन धंधा या मेन बिजनेस किसी को पैसे उधार देना था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मेन धंधा या मेन बिजनेस किसी को पैसे उधार देना था? नहीं था। तो ये क्या है, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ये आपकी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनको ये जो इंटरेस्ट मिला है वो किस पे मिला है, एफडी पे मिला है, तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली आपको डिविडेंड मिला है ना, ठीक है, आपको डिविडेंड मिला। अब आप डिविडेंड भी देखोगे तो डिविडेंड क्या है, क्या भैया इनका मेन काम सिर्फ शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना है कि भाई आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमाऊंगा, आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमाऊंगा, फिर इंट्राडे होती है इंटर नहीं होती, इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमाऊंगा, ऐसा कोई इनका नहीं। ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि कुछ साइड अर्निंग कर सकें। तो ये भी अगर देखा जाए तो क्या है, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रेस हॉर्स, सट्टा लगाया घोड़ों पर और पैसा इन्होंने कमा लिया, 1 लाख रुपए का कैश इनको रिसीव हो गया। ये सब जो आपको दिया है ना, ये सारी चीजें जो आपको दी हुई हैं, ठीक है, ये कैश आपको जो रिसीव हुआ है वो, और ये जो नीचे आपको दिया हुआ है आपने जो कैश में पेमेंट की है वो, ये सारी डिटेल आपको कैश की ही दी हुई है, ठीक है ना, कैश की ही दी हुई है, ठीक। अब आपको रेस हॉर्स से आपने पैसा जीता 1 लाख रुपए, भाई तो रेस हॉर्स से जो आपने पैसा जीता है, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी सट्टा लगाना मिस्टर ए का काम है घोड़ों पर? नहीं, ये काम नहीं है मिस्टर ए का। क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कहीं सट्टा लगा के आप ये कहते हो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने घोड़ों पर सट्टा लगाया मैडम, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये क्या इन्वेस्टमेंट है? नहीं। फाइनेंसिंग है क्या? नहीं। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी मानते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भैया ये नॉर्मल चीजें नहीं है ना, इसको अपन मानते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक है, क्या मानते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, आगे देखो सैलरी और वेजेस, सैलरी और वेजेस इसने कैश में पे कर दिए, ठीक है। अब ये बताओ सैलरी और वेजेस जो पे करे वो क्यों पे करे, क्योंकि भाई इसके शोरूम में लड़के लगे हुए थे काम वाले, उनको सैलरी पे करी, अब भाई उनको तो सैलरी पे करना ही पड़ेगा, ये इसके बिजनेस का हिस्सा है, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल शोरूम का दिया, भाई शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख के सेल करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन क्या है तो बहुत आप कहोगे मैडम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि वो जो सोफा शोरूम में रखा हुआ था वो इसके मेन रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस का हिस्सा था और उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, ऑल्दो ये है तो ऑपरेटिंग। बट एक बात क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स, वो ये है कि डेप्रिसिएशन ना हम कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, वो हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश। एक बात बताओ, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो कैश का फ्लो पता करने के लिए, अब डेप्रिसिएशन लगाने पर ना तो आपके बिजनेस में कैश आता है और ना डेप्रिसिएशन लगाने से आपके बिजनेस से कैश आता है। अगर आप डेप्रिसिएशन बुक में चार्ज करते हो तो कैश में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो जब कैश में कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है तो इसको क्या हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। जैसे कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम एसेट पे, है अमोर्टाइजेशन करते हैं हम इंटेंजिबल एसेट का, या हम कभी कभी एसेट की वैल्यू को रिटन डाउन करते हैं, है ना। तो इन सब में बुक से कैश नहीं जाता, तो हम इन सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेते। अब बताओ लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। अब पूछो क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है मैं बता रही हूँ। इसलिए नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म एसेट की सेल और परचेज क्या मानी जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। लॉन्ग टर्म एसेट को आप जब सेल करते हो या परचेज करते हो तो उसको क्या मानते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो भाई जब उसका खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उसको सेल करना भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है, और उस पर जो लॉस होगा वो भी क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्या है,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये तो क्लियर कट दिया ही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स पेड, देखो अगर टैक्स पेड क्लियर कर आपको नहीं दिया है कि टैक्स पेड ऑन फाइनेंसिंग इनकम या टैक्स पेड ऑन इन्वेस्टिंग इनकम, तो आप सिंपली टैक्स पेड को हमेशा क्या मानते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम ये मानते हैं भैया मिस्टर ए ये जो टैक्स पे किया है वो इसी वजह से किया है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पता है। अब मैं कह रही हूँ आप बना लो, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बना लो, अब आप बड़े आराम से बना लोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कहूँ आप निकाल लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। किसको प्रॉब्लम है बताओ इसको बनाने में, या किसी को समस्या हो सकती है, क्या किसी को समस्या हो सकती है, नहीं हो सकती, बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, ये कैश सेल से आपको कितना पैसा मिला, कैश सेल से आपको मिला 10 लाख रुपए, ठीक, प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से आपको कितना पैसा मिला 5 लाख रुपए, ठीक है जोड़ दो, प्लस आपको कैश रिसीव्ड हुआ सर्विस जो आपने प्रोवाइड करी उससे कितना हुआ, उससे आपको जो कैश रिसीव्ड हुआ वो हुआ 6 लाख रुपए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने यही फिगर्स दे रखी थी। तो अब बताओ आपको टोटल कैश रिसीव्ड पता चल गया, 10 5 15 और 6 21, 21 लाख, ठीक है, टोटल कैश रिसीव्ड है ये, ठीक। अब आप इसमें से माइनस करो, क्या क्या माइनस करोगे भाई, ये नॉन ऑपरेटिंग है नहीं हमें लेना ही नहीं है, ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग है नहीं लेना है, डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग है नहीं लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लेकिन अभी यहाँ पे इसको नहीं लेना है, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस, हाँ भैया तो सैलरी एंड वेजेस को तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करो, ठीक है ना, सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस, वे स्पेलिंग गलत हो गई वेजेस की ना, कितने की है 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या किया हुआ है 3 लाख रुपए का शायद रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका 3 लाख रुपए का है, राइट। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है हमें लेना ही नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद आपको लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ असेट 5000 रुपीज का, भाई वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, हटा दो, ठीक है। वो सॉरी इट्स नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा बट दिखाते ऐसे नहीं, इसको आप यहाँ पे क्या कहोगे, अभी हम तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग समझ रहे थे तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है ना, नॉन ऑपरेटिंग है। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको दिए हुए थे ना, ठीक है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने वो कहा हुआ था कि आपने कितने के किए हुए हैं 75,000 के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चलो मैंने नहीं दिया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक दो चीज जैसे कि मैंने यहाँ पे दी, मान लो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की थी, कैश परचेज भी तो की होगी ना भाई, सामान तो खरीदा ही होगा बेचने के लिए, मैं देना ही भूल गई उधर। आपने मान लो कैश परचेज की थी साल भर में 6 लाख रुपए की, ठीक है, और आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, जैसे आपने कहा होगा भाई साहब माल अभी भेज दो मैं आपको पैसे 15 दिन बाद देता हूं, तो ऐसे व्यक्ति जिनको आपको पैसा देना है वो आपके क्या होते हैं क्रेडिटर। मान लो 3 लाख के क्रेडिटर्स थे, ठीक है, 3 लाख का आपने क्रेडिटर पेमेंट करी, अब बताओ जरा कैश कितना आ रहा है, 2 3 5 और 6 11 और 11 और 3 11 3 14, तो ये हो रहा है 14,75,000। 21 लाख में से 14 लाख घटाओगे तो कितना बचेगा 7 लाख, और 7 लाख में से 75,000 घटाओगे तो बचेगा 6,25,000। तो ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आ गया। इसमें से आप क्या करोगे
टैक्स पेड आपने कितना किया हुआ है, टैक्स पेड आपने किया हुआ है 70,000 का आपने टैक्स पे किया हुआ है। अब इसमें से 70,000 घटाओ कितना आएगा, ये आ जाएगा 5,000, 12 में से 7 या 5, ये 5,55,000 प्लस जो कैश आपको मिला है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, वो आप लास्ट में ऐड कर देते हो। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या थी, रेस हॉर्स वाली थी ना, और रेस हॉर्स से आपको कितना पैसा मिला था भाई, हाँ 1 लाख रुपए मिला था, उसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6,55,000। ठीक है, 6,55,000। तो क्या होता है आपको समझ में आ गया, हमें सारी चीजें ग्रॉस में दी होती है कि हमने ग्रॉस में क्या क्या खर्चा किया और ग्रॉस में हमने क्या क्या रिसीव किया, हमें सीधा सीधा वो सब पता होता है। तो इसीलिए हमारे पास जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम होते हैं उसे हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे इसमें भी हमने जो येलो में हाईलाइट कर रखी हैं चीजें, ठीक है, इसको तो हटा ही दो और इसको हटा दो ना, अरे भाई ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो जो यहाँ पे हमने येलो में हाईलाइट कर रखी हैं वो सारी क्या थी, वो हमारी थी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम, और उसको हमने क्या किया, उसको हमने इग्नोर कर दिया स्टेटमेंट बनाते टाइम। कुछ चीजें जो हमने नहीं ली थी, एग्जांपल में मैंने आपसे नहीं ली थी, मुझे देना चाहिए था, उसको मैंने यहाँ पे जोड़ा है। जैसे कि आपने कैश परचेज किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, ठीक है, हो गया। आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से कैसे बनता है। ठीक है, यही उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ये डायरेक्ट मेथड, ये डेफिनेशन है। मैंने आपको ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग भी समझा दिया, पूरा का पूरा एक एग्जांपल लेके उस चीजों को क्लियर कर दिया। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और इसको कंप्लीट कराने में मुझे अराउंड 26 मिनट लग गए। ठीक, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले मेथड में, जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। और जैसे कि मैंने कहा था, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, घूम फिर के कान पकड़ना होता है। ठीक है, आपको सीधे सीधे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, राइट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि भैया आपने कैश सेल करी थी और आपको 10 लाख रुपए रिसीव हुए, यहाँ पे कुछ नहीं बताया जाता, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा कि आपने सेल करी उससे आपको इतना कैश मिला। ठीक है, आपने डेटर से आपको इतना पैसा मिला, या आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपने क्रेडिटर को कितने पैसे दे दिए, आपको ये नहीं बताया जाएगा आपने एक्सपेंसेस कैश में कितने पे किए। ये सारी चीजें यानी गिवन होती होगा। बड़ी अजीब बात है मैडम, कैश ही गिवन नहीं हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। बिल्कुल, कैश गिवन नहीं और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखो क्या लिखा हुआ है इस मेथड के बारे में। इन दिस मेथड, इस मेथड में स्टेटमेंट स्टार्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट और लॉस फिगर। स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस फिगर से स्टार्ट होता है। एलिमिनेट, हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलिमिनेशन अप्रोच अपनाते हैं। हम यहाँ पे कौन सी अप्रोच अपनाते हैं, यहाँ पे हम अपनाते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। ठीक है ना, अब आप कहोगे एलिमिनेशन अप्रोच क्यों अपनाते हैं ना, एलिमिनेशन अप्रोच हम अपनाते हैं। ठीक है, अब ये एलिमिनेशन अप्रोच क्या होती है और हम एलिमिनेशन अप्रोच क्यों यूज करते हैं, अभी मैं इसको ना एक एग्जांपल से समझाऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा। और हम क्या क्या चीजें एलिमिनेट करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉन कैश आइटम। वहां तो इम्पैक्ट ही नहीं था, हम सीधा इग्नोर मार देते थे, तो वो भी हमें फर्क नहीं पड़ता वाला से। लेकिन हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ता है, निकाल निकाल के अलग करना पड़ता है। किनको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को, नॉन ऑपरेटिंग आइटम को और नॉन कैश आइटम को। इसके साथ ही साथ इन्वेस्टिंग आइटम को और फाइनेंसिंग आइटम को फ्रॉम सच प्रॉफिट फिगर, किस फिगर से अलग करना पड़ता है, प्रॉफिट फिगर से करना पड़ता है अलग। और हम उसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, किसकी, वर्किंग कैपिटल आइटम की। और इस वर्किंग कैपिटल आइटम की जब हम एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो हम उसमें इग्नोर कर देते हैं किसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम को हम इग्नोर कर देते हैं। यानी जब वर्किंग कैपिटल में हम लेते हैं ना चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन क्रेडिटर, चेंजेस इन आपका डेटर्स, उसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ कुछ समझ में आया, इतना समझ में आया मैडम, थ्योरी में 4 लाइनें लिखी हुई हैं, बाकी निकल गया ऊपर से। देखो मैंने ना ये थ्योरी की 4 लाइनें आपको इसलिए दी हैं
क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे कभी ना पूछें, कहे बनाने को कि आप बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड और अ डायरेक्ट मेथड, बट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आप मेथड को एक्सप्लेन करो कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। ठीक है, लैंग्वेजेस कई बार समझ नहीं आती, लेकिन जब हम उसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें समझ में आ जाती है। तो ये इतना बड़ा जो फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो लिख रखा है, इस फॉर्मेट को मैं अभी करती हूँ साइड लाइन और हम आते हैं अपने एग्जाम्पल से कि भैया क्या लिखा है और क्यों लिखा है। ठीक है, तो आप सबने ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी एक डमी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने मन से एक पीएनएल अकाउंट बना रही हूँ और आप मुझे बताना क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ना ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रखा था 10 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 10 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया था। वेरी गुड। इसके अलावा आपको कुछ हुई इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, आपको कुछ हुई डिविडेंड इनकम। ठीक है, मैं फिगर बहुत राउंडिंग ऑफ में ले रही हूं। मान लो इंटरेस्ट इनकम आपको हो गई 60,000 की, डिविडेंड इनकम आपको हो गई 40,000 की। ठीक है, अब आपको सट्टा लगाने का शौक था तो आपने रेस हॉर्स में भी पैसा लगा ही दिया था और किस्मत से आप रेस हॉर्स विनिंग में भी 50,000 रुपए जीत ही गए थे। ठीक है, अब मैं अगर आपके खर्चे की बात करूं तो खर्चे में देखो, खर्चे में आपने सैलरी का खर्चा किया, सैलरी तो बांटनी पड़ेगी ना, सैलरी आपने दी 2 लाख रुपए की। ठीक है, आपने रेंट ऑब्लिक इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा था वो भी आपने किया 3 लाख रुपए का। ठीक है, आपको लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है ना, लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ असेट। अब ये जो लॉस हुआ वो 10,000 का हो गया। राइट, अब आपने डेप्रिसिएशन भी बुक में चार्ज किया हुआ था। मान लो आपकी बुक में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ था 90,000 रुपए। ठीक, 90,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। आपको लॉटरी में, मान लो आपने लॉटरी लगाई थी और लॉटरी में आप हार गए 1 लाख रुपए। भाई ये डेप्रिसिएशन मेरे से 90,000 क्यों नहीं लिखा जा रहा है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो 90,000, अब जीरो गिन के लाओ, 90,000, लॉटरी में 1 लाख रुपए आप हार गए। ठीक, सारी चीजें हो गई, कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, नहीं रहा। अब देख लेते हैं भाई प्रॉफिट कितना आया। ठीक है, प्रॉफिट कितना है देखते हैं। ये 1 लाख है, ये 10 लाख है। ठीक है, 60 और 40 1 लाख हो गया, 11 लाख। 11 लाख, ये 11,50,000 है। पहली चीज तो इसका टोटल क्या है? 11,50,000। अब 11,50,000 में घटाना क्या है? 2 और 1 3 लाख, सॉरी 3 और 2 5 लाख, 5 और 1 6 लाख, 6 और ये 1 7 लाख। 11 लाख में से 7 लाख घटाओगे तो कितना बचेगा? 4,50,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट है उसमें आगे क्या क्या घटनाएं घटित होंगी? ठीक है, अब आपका ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट आया है ये आ जाएगा इधर 11,50,000। राइट, अब मैं फिगर लिखती हूँ, इस पे आप टैक्स लगा दोगे। मान लो आपने टैक्स लगाया, सॉरी आपका प्रॉफिट 4,50,000 है ना, आपका प्रॉफिट है 4,50,000। मैं क्वेश्चन को करती हूँ सिंपल। मान लो इस पे आपका टैक्स लग गया 50,000 रुपए। अब जैसे ही टैक्स लगा 50,000 रुपए,
तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, कितना आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 4 लाख। ठीक है, अब आपने कहा भाई ऐसे ही थोड़ी ना बनेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आपने इस 4 लाख को अगेन ट्रांसफर किया और इस 4 लाख में से क्या किया, आपने कहा भाई इसमें से मैं क्या करता हूं, मैं डिविडेंड दे देता हूं। आपने 30,000 का तो डिविडेंड बांट दिया। ठीक है, 30,000 का डिविडेंड बांट दिया और कहा कि मैं ना रिजर्व में अपने पास भविष्य के लिए पैसे जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपनियां भी जोड़ती है। 70,000 आपने रिजर्व में डाल दिया। अब आप कहते हो कि मेरे पास जो सरप्लस बचा, मेरे पास जो सरप्लस बचा वो सरप्लस बचा 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए कहां जाएंगे? अब अगर मैं इस 1 लाख रुपए की बात करूं ना, तो ये 1 लाख रुपए आपके जाएंगे बैलेंस शीट में। राइट, अब बैलेंस शीट में यहां लिखी होगी कैपिटल। ठीक है, मान लो कैपिटल लिखी है 5 लाख रुपए की। ठीक है, यहां लिखा होगा ओपनिंग रिजर्व। ठीक है, मान लो ओपनिंग रिजर्व आपका जो था, सॉरी सरप्लस में जाएगा 3 लाख रुपए ना। ओपनिंग रिजर्व मान लो आपके पास था 4 लाख रुपए का। ठीक है, इसमें आप ऐड कर दोगे इस साल का सरप्लस और 3 लाख रुपए और यहां लिख दोगे 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। ये होगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, जो आपको कहां रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जो आपको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये फिगर आपको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अब एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन आएगा ना, तो कैसे क्वेश्चन आएगा देखो मैं बता रही हूँ। एग्जाम में ना आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, फिर आप कहोगे ये क्या। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो कहेंगे ये 2023 की बैलेंस शीट है, ये 2024 की बैलेंस शीट है। मान लो आपकी कैपिटल तो सेम ही है। ठीक है, कैपिटल आपकी सेम ही है, कितनी, 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख की तो कैपिटल रहेगी एज इट इज, उससे कुछ नहीं होता। कैपिटल कैसी रहेगी, 5 लाख की रहेगी। ठीक है, आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो आपसे कहेंगे लेकिन अब आपका जो सरप्लस है ना, वो सरप्लस आपका है यहाँ पे तो 4 लाख है और यहाँ पे आपका 7 लाख है। ये सरप्लस लिखा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड बता रही हूँ, यहाँ सरप्लस लिखा हो सकता है, यहाँ पे रिजर्व लिखा हो सकता है, यहाँ पे पीएनएल लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, सरप्लस, रिजर्व, पीएनएल, कोई भी वर्डिंग यूज हो सकती है। इस तरीके से आपको दे देंगे और एक पूरी अच्छी खासी लंबी सी बैलेंस शीट होगी और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखे होंगे। क्या होगा, अच्छी खासी लंबी सी बैलेंस शीट होगी और उस बैलेंस शीट के नीचे कुछ प्यारे प्यारे एडजस्टमेंट लिखे होंगे और आपसे कहेंगे कि हमें भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर दे दो। क्या कहेंगे आपसे, आपसे कहेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर दे दो। आप कहोगे बहुत बढ़िया, बना देते हैं, इसमें ऐसी क्या समस्या है। कोई समस्या नहीं है, समस्या तो समस्या ही समस्या है। क्या समस्या है, पता ही नहीं है कैश कितना आया कितना गया, बनाने को बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे मेथड में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं कहां से, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से अब मैं आपको अगर ये इतनी ही चीज दूं, मात्र इतनी ही चीज दूं और मैं कहूं कि भाई आप मुझे नेट प्रॉफिट बता दो, तो आप क्या करोगे, इस क्लोजिंग में से इस ओपनिंग को माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ जाएगा ना। ठीक है ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आप ऐसे ही तो निकालोगे, 7 लाख माइनस 4 लाख, आप कहोगे 3 लाख का प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। अब ये 3 लाख का जो प्रॉफिट है ये तो आपने सरप्लस में ट्रांसफर किया है ना, इसको तो आपने सरप्लस में ट्रांसफर किया है। भैया इसके साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट नीचे दिए होंगे कि आपने कितना डिविडेंड पे किया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अपने कितना डिविडेंड पे किया है, अपन ने डिविडेंड पे किया है 30,000 रुपए और साथ ही हमने क्या ट्रांसफर किया था, रिजर्व में। हमने जो रिजर्व में ट्रांसफर किया था, हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया था 70,000 रुपए। तो जैसे हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि हम रिवर्स में चल रहे हैं, हमें ये फिगर दी थी, उसमें हमने अपना डिविडेंड सरप्लस जोड़ा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिलेगा, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें अपन ने जो टैक्स पे किया उसे अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
ठीक है ना। टैक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टैक्स कितना है हमारा, 50,000 का टैक्स है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना, 4,50,000। ठीक है, अब एक बात बताओ, मिल जाएगा ना। अब यही देखोगे ना आप यहाँ पे, तो वही किया गया है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर से स्टार्ट किया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मिल गया। उसमें डिविडेंड ऐड किया, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, यही हमने भी किया। अब देखो, अब हम आ जाते हैं, हम यहां तक तो पहुंच गए, हम इस फिगर तक तो पहुंच गए, लेकिन इस फिगर में अगर आप देखोगे तो किस किस का इंपैक्ट इंक्लूडेड है। इस फिगर में इंक्लूडेड है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेस हॉर्स इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन, लॉटरी। आपको नहीं लगता इन सबका इंपैक्ट हटाना पड़ेगा, आपको नहीं लगता आपको इन सबका इंपैक्ट हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग नेचर की है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो ऐड करते हैं वो हम क्या ऐड करते हैं, इसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्सपेंसेस। भैया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, ये आप तो अच्छे से समझ ही चुके हो ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझाया था। भाई ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ये आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ये, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, अगर कोई चीज गलती से ऐड हो गई है और उसका इंपैक्ट हटाना है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये जो लॉटरी इनकम है ये गलती से क्या हो गई है, हमने घटा दी है। सॉरी, लॉटरी पे जो हमें लॉस हुआ है, लॉस है ना, ये लॉटरी पे लॉस है। लॉटरी पे जो लॉस हुआ है वो हमने माइनस कर दिया है, तो कायदे से हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हमें एड बैक करना पड़ेगा, राइट ना। और जो रेस हॉर्स की इनकम हमने ऐड कर रखी है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में ऐड हो रखी है, तो हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, सिंपल ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखो वहां पे लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या था, लॉस ऑन लॉटरी। अब हमें लॉटरी पे जो लॉस हुआ था, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो 1,00,000 है, और माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो रेस हॉर्स पे हमें इनकम हुई थी, है ना। अभी इनकम का अमाउंट क्या क्या था, ठीक है, रेस हॉर्स पे 50,000, लॉटरी पे 1,00,000। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, लॉटरी पे जो हमें लॉस हुआ 1,00,000 उसे तो भैया हमें ऐड करना है, और जो रेस हॉर्स पे इनकम हुई है 50,000 उसे हमें माइनस करना है। तो आपको कितना आ जाएगा, 4,50,000 हो जाएगा, 5,50,000, 50,000 ये हो जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 5,00,000 रुपए। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। देखो स्टेटमेंट में आओ, क्या हो रखा है, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हम माइनस करेंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमें भी मिल गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। हमारे कोई जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे हमें क्या करना है, ऐड। सॉरी, यहाँ पे ना करेक्शन कर लो, ये गलत हो गया है, लिखा गया है, क्या है, यहाँ हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ये इनकम नहीं है, यहाँ से हटा लो भैया, मैं इसको ना करेक्शन करके अपलोड करूंगी। ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस, और यहाँ हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अगर मैं अपने एग्जांपल में बात करूं तो क्या हमारे पास कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, हाँ हमारे पास है ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमें लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ असेट, ये क्या है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे, इस लॉस ऑन सेल जो हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। ऑलरेडी माइनस हो रखा है क्योंकि खर्चे में डला है ना, तो इंपैक्ट हटाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। और हमारे पास कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हाँ इंटरेस्ट इनकम है और डिविडेंड इनकम है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और
नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या है, डेप्रिसिएशन, है ना। तो पहले हम नॉन कैश एक्सपेंसेस से डील करते हैं। ये हमारा है नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, और ये हमारा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, भैया हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, इसका इंपैक्ट हटाना है, ऑलरेडी माइनस हो रखा है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी पीएनएल में डाला है, डेबिट साइड माइनस हो चुका है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हमारी क्या है, इंटरेस्ट इनकम एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और डिविडेंड इनकम भी हमारी एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हमारे पास कोई नॉन कैश इनकम नहीं है, हमारे पास कोई नॉन कैश इनकम नहीं है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। तो चलो ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहला तो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। आई होप मैं भूत ना लग रही हूँ, क्योंकि लाइट जा चुकी है, लाइट जा चुकी है यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐड करें तो हम क्या क्या ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या थी, इंटरेस्ट इनकम थी ना, इंटरेस्ट इनकम को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 60,000। और डिविडेंड इनकम को ऐड करेंगे, वो कितनी है, वो हमारी है 40,000। इसको हम ऐड करेंगे। साथ ही हमारे पास एक नॉन कैश एक्सपेंस था, वो क्या था, डेप्रिसिएशन, तो हम उसको भी ऐड करेंगे, जो कि 90,000 था। साथ ही साथ हमारे पास एक नॉन ऑपरेटिंग, ये भाई एक्सपेंस है, पता नहीं क्यों मैं बार बार इनकम बोल रही हूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमारे पास एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, क्या था, लॉस ऑन सेल, वो कितने का था, 10,000। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबको आप ऐड करोगे, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 7 लाख। ठीक है, उसको अच्छे से लिख दूं ना, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये भाई, ये यहाँ नहीं आएगा, ये माइनस होगा, ये ऑलरेडी एडेड है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ, गलत कर दिया मैंने। खराब लोग भी नहीं बताते हो यार। चलो ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से थे, हमारे पास थे लॉस ऑन सेल, है ना, ऑफ असेट, जो कि था 10,000 का। ठीक है, और नॉन कैश एक्सपेंस क्या था, डेप्रिसिएशन 90,000 का। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये 6 लाख। और साथ ही साथ हम माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है हमारे पास, एक तो है इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, वो कितने की है, वो है आपकी 60,000। और एक है डिविडेंड इनकम, वो कितने की है, वो है 40,000 की, राइट। अब इनको आप जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इनको जब आप माइनस करोगे तो फिर से आ जाएगा 5 लाख रुपीज। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज। राइट, राइट। देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो देखो देखो, वही हो रहा है ना। मैं इसको करेक्ट करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी। यहाँ पे वर्ड है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये दोनों वर्ड इनकम है, ठीक है, ये दोनों वर्ड इनकम है।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम को माइनस करेंगे। तो इसके बाद हमें मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहां तक के एग्जांपल में हमें 5 लाख वो फिगर मिल चुकी है। ठीक है, 5 लाख वो फिगर हमें मिल चुकी है। अब बात आती है इन चीजों की कि भाई ऐड करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड करेंगे। ठीक है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस करेंगे, करंट एसेट डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। अब बात आती है कि भाई ये एडजस्टमेंट कैसे होगी। आई थिंक मैंने ये डिक्रीज नहीं है भाई, ये इंक्रीज है। नोट बनाने वालों ने बहुत गलती करी मेरी टीम में, नहीं ठीक है, मैंने को टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब आ जाओ हम इसकी एडजस्टमेंट को समझते हैं। ठीक है, हम इसकी एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं। राइट, कि कैसे होती है ये एडजस्टमेंट। ये छोटी छोटी 1-2 गलतियां हैं, माफ करिएगा, हो गई है, बट आपको जो फाइनल मैं इसका ये दूंगी उसमें ऐसी कोई गलती नहीं रहेगी। ठीक है, यही फायदा होता है क्लास से पढ़ाने का। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगी, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होगी और इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, इसको हम समझते हैं। चलिए एक बात बताओ, यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई, यहां तक के एडजस्टमेंट आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है कि करंट लायबिलिटी जब घटती है, ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी है ना, क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी है, राइट। क्रेडिटर्स आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है, है ना। जब क्रेडिटर्स का बैलेंस आप बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो, आप यहाँ लिखते हो ओपनिंग बैलेंस इस साइड लिखते हो, राइट। अगर मैं कहूँ ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था, राइट, है ना, और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो बचा वो क्या बचा, वो बचा 1 लाख रुपए का। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस कम बचा, ओपनिंग बैलेंस ज्यादा था, क्लोजिंग बैलेंस कम है, यानी कि आपने क्या किया है, आपने पे कर दिया है ना बैंक से। आपने बैंक से 3 लाख रुपए क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, पे कर दिया। तो इसी तरीके से अगर कोई भी करंट लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसको पे कर रहे हो। ठीक है, अगर इसके जस्ट अपोजिट, मैं इसके जस्ट अपोजिट एक केस बनाऊं, मैं कहूं कि नहीं, आपके क्रेडिटर के केस में उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि भाई आपने क्या किया, आपका ओपनिंग बैलेंस था मान लो 4 लाख रुपए, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख रुपए। अब आपका ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, मान लो वो क्लोजिंग बैलेंस बढ़ के हो गया 6 लाख रुपए। इसका मतलब आपने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, की है ना, आपने परचेज तो और की होगी 2 लाख रुपए की, लेकिन आपने ना पेमेंट नहीं करी है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो भी तो आपका कैश में, मेरे पास मेरे जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, अब मुझे पेमेंट करनी है, मैं पेमेंट नहीं करूंगी, वो कैश तो मेरे पास ही है ना, है कि नहीं है। तो उससे भी क्या है, कैश का पेमेंट नहीं करना, कैश का आउटफ्लो नहीं होना भी तो कैश इनफ्लो की तरह ही है। ठीक है, कैश का आउटफ्लो नहीं होना भी तो एक कैश इनफ्लो की तरह ही है। तो क्लियर कट है कि जब क्रेडिटर घट रहा है, जब क्रेडिटर घट रहा है तो कैश भी बाहर जा रहा है, यही हो रहा है ना, कैश भी बाहर जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत, इसके विपरीत जब क्रेडिटर्स बढ़ रहा है, बिजनेस से कैश नहीं जा रहा है, बिजनेस में कैश है, यानी कि कैश बढ़ रहा है, यानी कि जब क्रेडिटर घटेंगे तो कैश भी घटेगा। ठीक है, when current liability decreases you have to, cash will be decreases, current liability decreases, cash will be decreases, that's why जब भी कोई current liability decrease होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस। similarly current liability increases, cash increases, so when current liability increases we will add it। इसके जस्ट अपोजिट असेट में होता है। मान लो आपके पास इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री है, ठीक है, इन्वेंट्री है। अब इस इन्वेंट्री में आपने क्या किया, इस इन्वेंट्री में आपने क्या किया, यहां आपके पास बैलेंस लिखा हुआ था मान लो 3 लाख रुपए, ठीक है, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो बढ़ के हो गया 4 लाख रुपए। तो एक बात बताओ, जब इन्वेंट्री पहले 3 लाख की थी और इन्वेंट्री 4 लाख की हो गई, यानी कि
आपने क्या किया हुआ है, इन्वेंट्री को परचेज किया है ना, आपने और माल खरीदा है, आपने और माल खरीदा, आपने माल खरीदा है, इसीलिए तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ी है। माल खरीदा है यानी पैसा दिया भी है ना, माल खरीदा है यानी पैसा दिया भी है, राइट। इसीलिए जब करंट एसेट बढ़ेंगे, लायबिलिटी, करंट एसेट बढ़ेगा, कैश नीचे जाएगा, ठीक है। करंट एसेट बढ़ेगा तो कैश नीचे जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब करंट एसेट बढ़ेगा तो कैश नीचे जाएगा, तो हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही करंट एसेट बढ़ेगा तो कैश हमारा क्या होगा, नीचे जाएगा, यानी कि जब भी कोई करंट एसेट बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। डिक्रीज इन करंट एसेट को माइनस करें, सॉरी, इंक्रीज इन करंट एसेट को माइनस करेंगे, ठीक है, और डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट को क्यों प्लस करेंगे भाई, इन्वेंट्री है ना, ठीक है। अब इन्वेंट्री है, अगर इन्वेंट्री की मैं बात करूं तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर ये मान लो 4 लाख था एक, ठीक है, और ये क्लोजिंग बैलेंस अगर घट के आपका बचता है 2.5 लाख, ठीक है, यानी कि सेल ही तो हुई ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही हुआ है। 1.5 लाख का गुड्स आपने क्या कर दिया, बेच दिया, बेच दिया। जब सामान बेचा है तो ऑटोमेटिकली मानी मानी भी बात है, आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए जब भी करंट असेट बढ़ता है तो कैश नीचे आता है, इसलिए माइनस करते हैं। जब भी करंट असेट घटता है कैश ऊपर आता है, तो हम उसको ऐड करते हैं। करंट लायबिलिटी के केस में उल्टा होता है, करंट लायबिलिटी घटती है तो कैश भी घटता है, इसलिए हम माइनस करते हैं। करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो कैश बढ़ता है, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। समझ में आ गया, तो वही एडजस्टमेंट यहाँ पे आपके नीचे लिखी हुई है, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आप ऐड करोगे, डिक्रीज इन करंट एसेट को आप ऐड करोगे, ठीक है। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस करोगे, और करंट एसेट बढ़ेगा तो ऐड करोगे, सॉरी, करंट एसेट बढ़ेगा तो भी माइनस करोगे। तो यहां से आपको मिल जाता है कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आपने जो टैक्स पे किया है उसको आप माइनस कर देते हो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो भी आपके पास रेस हॉर्स से पैसा आया था, जो कि हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, लेकिन कैश तो आया है ना बिजनेस से, तो उसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारी लॉटरी से लॉस हुआ था, बिजनेस से कैश तो गया ना, लॉस तो हुआ ना हमें, ठीक है, वहां पे हमारा कैश लॉस हुआ, तो उसको हम क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। तो ये दो चीजें जो हमने ऊपर घटा दी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालने के लिए, उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर। अब यहाँ पे आप लोगों ने अगर ध्यान दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो एक चीज है ध्यान देने वाली, वो ये है, देखो क्या है वो चीज, क्या है वो चीज, हाँ वो चीज है आपकी ये, कि यहाँ पे हमने जो ऐड किया है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड किया, किसको ऐड किया, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड किया है, और टैक्स पेड को माइनस किया है। ऐसा क्यों होता है, देखो होता इसलिए है, समझने वाली बात है, और बहुत छोटी सी बात है। क्या बात है, देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का आप अकाउंट बनाते हो, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर आप अकाउंट बनाओगे तो क्या बनेगा, क्या होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ ओपनिंग आएगा, राइट। अब ओपनिंग मान लो आपका था 10,000, राइट, और इधर आ जाएगा आपका क्लोजिंग, मान लो क्लोजिंग हो गया आपका 25,000, यानी कि आपने साल में और प्रोविजनिंग कर दी ना, पीएनएल अकाउंट से आपने और प्रोविजनिंग करी 15,000 रुपए, ठीक है। और जो आप पे करोगे बैंक से, है ना, जो आप पे करोगे बैंक से वो आपको इधर आ जाएगा, मान लो आपने पे किया है 10,000 रुपए, ठीक है। तो पीएनएल से मान लो आपने प्रोविजनिंग कर ली 35,000, ठीक है, कितने की कर ली, 35, 35 और 10 45, और 45 से 25 से 20, यानी बैंक से आपने पे कर दिया 20,000 रुपए, ठीक है, ये चीज बन गई। अब बताओ होता क्या है, आप इस साल प्रोविजनिंग कितने की करी, आपने प्रोविजनिंग कितने की करी, आपने प्रोविजन किया 35,000 रुपए, आपने ये जो प्रोविजन किया ना 35,000 रुपए का, ये प्रोविजन आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि जो आप बैंक से पे करोगे ना, बैंक से जो आप टैक्स पे करोगे वो तो आपकी पूरी बुक बन जाएगी, और ठीक है, उसका ऑडिट होगा, टैक्स ऑडिट होगा, फिर कुछ अमाउंट आए, मतलब ऑडिट सारे केसेस में नहीं होता, जिन कंपनीज का ऑडिट होता है उनके केस फाइनल होगा, फिर टैक्स पे होगा। तो ये दोनों अमाउंट ना, ये जो दोनों अमाउंट होते हैं, यानी कि आपने जो पीएनएल में प्रोविजनिंग करी है वो अमाउंट,
आपने पीएनएल में प्रोविजनिंग करी है ये वाला अमाउंट और आपने जो पे किया ये अमाउंट, ये डिफरेंट होता है। पता है क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि बुक्स हम बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हम टैक्स डिटरमाइन करते हैं वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करते हैं ना। तो जब हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स डिटरमाइन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है, हमारा जो प्रॉफिट अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और टैक्स अमाउंट भी चेंज हो जाता है। इसलिए हमने जो पीएनएल में अमाउंट डाला होता है वो हमने डाला होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का, इसलिए हम उसको ऊपर क्या करते हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं, और नीचे जो हमने एक्चुअल में टैक्स पे किया जिसमें हमारा एक्चुअल कैश फ्लो हुआ उसको हम माइनस कर देते हैं। इस तरीके से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाता है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, आई होप सो ये पूरा वीडियो जो मैंने मेथड समझाने का ये था, मेरा मोटिव था, वो आपको समझ में आ गया होगा। और हम मिलते हैं अब इसके साथ नेक्स्ट क्लास में एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, जिसका नाम है होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू।